ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है विशेष चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023, योग विश्व को भारत की सौगात। इसमें भाग ले रहे हैं योगाचार्य डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। चर्चा का संचालन कर रहे हैं ओम वेश उपाध्याय। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सफलतापूर्वक पैरवी की। तभी से योग ने भारत की कूटनीतिक पहुंच को बढ़ाने, दुनिया में भारत की बढ़ती धमक को दिखाने के लिए एक सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के रूप में मदद की है। आज हम लोग विश्व योग दिवस मना रहे हैं। ऐसे में इस अविश्वसनीय अभ्यास के वास्तविक सार को समझना आवश्यक है। योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें कल्याण, ध्यान और आध्यात्मिक विकास का भी दृष्टिकोण शामिल है। आज योग दिवस के मौके पर कई तस्वीरें हमारे सामने आई, जहां लोगों ने उत्साह के साथ योग अभ्यास किया। फिर चाहे हम लद्दाख से हमारे सामने आती हुई तस्वीरों की बात करें या महाबलीपुरम में सतत आर्थिक विकास कार्य समूह की बैठक के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा योग अभ्यास का सत्र देखें। आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और योग और उससे होने वाले फायदों के बारे में अपनी समझ भी बढ़ा रहा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुरक्षित गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज के समय में जब हम पूरे विश्व को देखते हैं, कैसे वो योग को अपने जीवन में शामिल कर रहा है, योग सीख रहा है, कितनी बड़ी जीत आप ये मानते हैं भारत की और योग की? असल में योग तो मानव मात्र के लिए है और ऋषियों ने यही एक कल्पना की संकल्प किया था कि हर व्यक्ति तक यह योग का प्रचार और प्रसार हो और वो अपने जीवन का उसको हिस्सा बनाए। तो ऋषियों की जो कल्पना थी आज वो साकार होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज भारत ये चाहता है कि उसका संबंध आखिर व्यक्ति तक हो जाए। योग एक ऐसा माध्यम है कि जो आखिर व्यक्ति तक भारत का संबंध पूरे विश्व में स्थापित कर सकता है। तो योग से बेहतर तरीका कोई और हो नहीं सकता इस फैलाव के लिए। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये एक बहुत ही पुनीत समय चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि योग के माध्यम से ही हम पूरे विश्व में एक संदेश पहुंचा सकते हैं कि भारत एक विश्व गुरु है, भारत सबको दिशा दे सकता है, क्योंकि भारत की आध्यात्मिकता, भारत का जो योग है, भारत का जो वेदांत है, भारत का जो दर्शन है, वह मानव जाति के लिए है। बस उसको अपना लेने की जरूरत है और आज हम देख रहे हैं कि वही सपना साकार होता जा रहा है। बिल्कुल गोस्वामी जी, आपने बहुत खूबसूरती से संक्षेप में हमें बताया कि क्या महत्व है जब हम देखते हैं पूरा विश्व आज योग को अपना रहा है और प्रधानमंत्री का लगातार एक सतत प्रयास था कि योग जो है विश्व भर में फैले। मैं एक आंकड़ा आपसे साझा करना चाहता हूं। 2019 के एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक योग बाजार का लगभग 3,750 करोड़ रुपए का अनुमान रहा था और यही वेलनेस क्षेत्र में अगर हम योग को बढ़ता देखें तो ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार रहा था और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2021 और 2027 के बीच लगभग 9.6% की औसत वृद्धि दर देखी जा सकती है। तो गोस्वामी जी, ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर ये क्षेत्र इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो क्या अवसर देश के युवा और योग से जुड़े जो प्रोफेशनल्स हैं, जो योगाचार्य हैं, जो योग गुरु हैं, उनके लिए क्या अवसर बन सकते हैं इस क्षेत्र में? अभी जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आंकड़े बहुत ही तेजी से गति करेंगे। कोरोना के बाद इन आंकड़ों में बहुत वृद्धि आई है, क्योंकि लोगों का योग के प्रति जो रुझान है, जो एक भाव है कि ये योग से हमारे शरीर के स्वास्थ्य में बेहतर तरक्की हो सकती है, बेहतर हो सकता है, तो वो लोगों के अंदर अब धारणा पक्की हो गई है कि नहीं, योग कुछ कर सकता है हमारे लिए। तो ये भाव पक्का होता जा रहा है और जैसे जैसे भाव पक्का होगा, योग का वैश्विक बाजार जो है वो और तेजी से बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण से एक नए रोजगार के साधन खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ जो योग प्रेमी है, जो जीवन में योग को अपनाना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, उसके बाद योग को सिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही नया आयाम खड़ा हो जाएगा। बस जरूरत इतनी है कि वो जो योग के टीचर हैं, यदि वो अपने आप को और बेहतर तरीके से स्टडी करें, तैयारी करें और उसके बाद वो लोगों तक पहुंचे, लोगों की समस्याओं को समझें और जानें, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बाजार निकल कर आ जाएगा एक इस हेल्थ जगत में।
बिल्कुल। और यहाँ पे श्रोताओं को एक रुचि रहेगी आपसे ये जानकारी जानने की कि क्या मुख्य फायदे हैं योग करने से, अगर नियमित तौर पर वो योग करते हैं। विस्तार से आप अगर हमारे श्रोताओं को बताएं। जैसे हम घर को रोज साफ करते हैं तो रोज घर चमका रहता है। जैसे हम रोज नहाते हैं तो रोज शरीर स्वस्थ हो जाता है। साफ कपड़े पहनते हैं तो हम अच्छे दिखाई देने लगते हैं। ठीक ऐसे ही शरीर को बाहर से मिलाकर हम साफ कर देते हैं, लेकिन अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसमें हम ऊर्जा के प्रवाह को, प्राणों को पूरी तरह से बढ़ा नहीं पाते। नतीजा होता है अंग धीरे धीरे तेजी से एजिंग की तरफ जाते हैं या बीमारी की तरफ चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी इंद्रियां और हमारा मन है। मन को भी हम लगातार काम में लाते रहते हैं और नतीजा होता है कि बहुत सारे मन के रोग पैदा हो जाते हैं। बुद्धि से भी हम सही प्रकार से निर्णय नहीं ले पाते। तो अस्तित्व में हम बहुत ही दिव्य गुणों की खान हैं। एक मनुष्य में बहुत कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन हम उन संभावनाओं को ध्यान नहीं देते और गलत दिनचर्या के कारण से, गलत खान-पीन के कारण से, गलत तरीके से सोने और जागने के कारण से बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। योग एक ऐसा अनूठा अभ्यास है, यदि हम रोज इसका अभ्यास करें तो रोज जो बीमारियां हमारे शरीर में दिन भर के गलत खान-पीन और अस्त व्यस्तता और जो दिनचर्या है उसके गड़बड़ाने से जो आ रही थी, वो रोज आप ठीक करते चले जाएंगे। जैसे रोज फर्श गंदा होता है, रोज झाड़ू मारकर उसको हम साफ कर लेते हैं। योग के आसन शरीर को हिलाते हैं, डुलाते हैं, आगे पीछे हर तरीके से हमारी मांसपेशियों को, हमारे जोड़ों को, हमारे अंगों को, ऐसा कोई अंग प्रत्यंग नहीं है जहां पर योग के अलग अलग आसन अपना प्रभाव न दिखाते हों। तो ऐसे में योग के आसन शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में बड़ी मदद करते हैं। योग के प्राणायाम हमारे सांसों को बैलेंस करते हैं, पूरे शरीर की ऊर्जाओं को व्यवस्था देते हैं, जिससे हर अंग को जो एनर्जी है वो बैलेंस तरीके से सुचारू रूप से मिलनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार हमारा जो मन है, जो नेगेटिव हो जाता है, तनाव से भर जाता है, योग के जो प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास हैं वो मन को शांत, एकाग्र और क्रिएटिव बनाने में बड़ी मदद करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पावर हमारा बढ़ने लगता है। अर्थात यूं कहें कि जो हम अभी शरीर और मन से, उनकी बीमारियों से जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उसमें फंसे और अटके रहते हैं, केवल थोड़ी देर योग कर लेने से फिर हम अपने शरीर को स्वस्थ पाएंगे, हम अपने मन को स्वस्थ पाएंगे। अन्यथा ये शरीर और मन जब बीमार होता है तो हम उसमें उलझे रहते हैं, फिर दवाइयां शुरू हो जाती हैं। तो ये तो एक ऐसा विधा है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा अभ्यास है कि आप अपने शरीर को लंबे समय तक स्वास्थ्य देकर और बहुत जो मेडिकल पर खर्चा होने वाला है, जो दवाइयों पर खर्चा होने वाला है, उससे बचाव करने लगते हैं और बहुत कुछ अपने समय को सही प्रकार से अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। क्योंकि जब बीमार होता है कोई व्यक्ति तो बहुत सारा समय उसका बीमारी में चला जाता है, घर पूरा परेशान हो जाता है, उसके ऑफिस के काम पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। लेकिन अगर थोड़ा सा योग का अभ्यास यदि कर लिया जाए तो सब कुछ फिर, चूंकि शरीर स्वस्थ हो गया और व्यक्ति से जुड़ा हुआ जो भी कुछ है, फिर उसका प्रभाव पूरे एक समाज पर, एक पूरे परिवार पर आने लगता है। तो मैं तो यही इस योग दिवस पर एक संदेश है और शुभकामनाएं हैं और एक ऐसा संकल्प हमारा सबका होना चाहिए कि योग हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, नित्य निरंतर ये हिस्सा हमारा बना रहे और ऐसा कोई भी दिन ना जाए जिस दिन हम योग का अभ्यास न कर रहे हों। भले हल्के फुल्के आसन कर लें, सूक्ष्म क्रियाएं कर लें, कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर लें, थोड़ी देर अपने साथ ध्यान के लिए बैठ जाएं। हो सकता है लगातार ये सब अभ्यास न करें, दिन में अपने साथ कभी ध्यान के लिए बैठ जाएं, सुबह के समय आसन कर लें, शाम को हल्का फुल्का प्राणायाम कर लें, उसको समय को 5 से 10 मिनट के लिए तोड़ दें यदि लगातार समय नहीं निकल पा रहा है, लेकिन करें जरूर। एक अच्छी आदत यदि हमारी आ गई तो ये आदत और हमारे साथ रह गई तो जीवन भर हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो यही योग दिवस पर एक संकल्प हम सबका हो कि एक भी दिन बिना योग किए न रहें। जैसे एक भी दिन बिना सोए हम नहीं रहते और न सोएं तो पूरा दिन खराब हो जाता है, खाना न खाएं तो पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक ऐसे पेट साफ ना हो खुलकर तो दिन डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही समझे कि योग जिस दिन नहीं किया है उस दिन बस समझो कि आज का दिन सही नहीं है। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि नित्य दिन योगाभ्यास करने से कैसे शारीरिक संतुलन बनता है, शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, तो क्या हम कह सकते हैं गोस्वामी जी कि योग करने का कोई आध्यात्मिक लाभ या आध्यात्मिक पहलू भी है?
असलियत में योग का मतलब ही है जुड़ जाना, जुड़ना अपने आप से, अपने चेतना से, अपने आत्म तत्व से। आध्यात्मिक योग और अध्यात्म एक ही चीज के दो शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, पहलू हैं। योग का मतलब है अंतरतम से जुड़ जाना, प्रकृति से जुड़ जाना, ब्रह्मांड से जुड़ जाना। केवल योग के आसन उस अध्यात्म के लिए, उस योग के लिए तैयारी है। प्राणायाम उस योग के लिए तैयारी है, वो योग जो मुझे जोड़ेगा अपने आप से। तो जैसे जैसे हम योग के अभ्यास करते चले जाएंगे और सूक्ष्म स्तर पर इनके अभ्यासों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तो आप पाएंगे जो आत्मिक खोज हमेशा व्यक्ति की रहती है, उसका अनुभव हम अपने ही अंतरतम में कर लेंगे। इसलिए योग की अनेक विधाएं हैं और हर विधा मुझे अपने ही स्वरूप तक, अपनी ही चेतना तक पहुंचाने में मदद करती है। तो योग पूर्णतया आध्यात्मिक है, ना कि योग से हम अध्यात्म को पा सकते हैं। योग ही अध्यात्म है। उस अध्यात्म को पाने के लिए हम कुछ आसन करके शरीर को स्वस्थ देते हैं, कुछ प्राणायाम करके प्राणों को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, इंद्रियों को बैलेंस करते हैं और तैयार हो जाते हैं उस आध्यात्मिकता के लिए, अपने को जानने के लिए, अपने स्वरूप में टिक जाने के लिए। बिल्कुल गोस्वामी जी, यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आमतौर पर देखा जाता है कि लोग जब अपने आप से ही बिना किसी के मार्गदर्शन में योग अभ्यास शुरू करते हैं तो कुछ बहुत मामूली गलतियां करते हैं, या आप अगर अपने अनुभव के आधार पर बता पाएं कि कुछ ऐसी भ्रांतियां या गलतियां जो आमतौर पर लोग करते हैं योग से जुड़ी हुई, वो हमारे श्रोताओं को अगर उस बारे में आप जानकारी दे सकें। सच में योग एक विज्ञान है। योग के अनेक आसन हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए हर आसन आवश्यक नहीं होता, या यूं कहें कि हर व्यक्ति के लिए हर आसन होता नहीं है। जैसे किसी को डायबिटीज है तो वो मीठा खाएगा तो नुकसान करेगा, मोटापा है तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेगा, चीनी ज्यादा खाएगा तो नुकसान होगा। तो इसी तरह से जैसे किसी को कमर दर्द है और वो आगे झुकने वाले आसन या कमर को बहुत ही पीछे मोड़ने वाले आसन करेगा तो नुकसान होगा। ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर है तो ऐसे में श्वास की क्रियाओं को बहुत ही तेजी से करने वाला अभ्यास करेगा, जैसे कपालभाति का अभ्यास है और तेजी से किया जा रहा है और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो नुकसान हो जाएगा। तो योग का हर अभ्यास जब हम कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे शरीर की स्थिति क्या है, रोग क्या है, बल क्या है, आयु क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए एक अभ्यास क्रम तैयार किया जाता है। इसलिए बेहतर रहता है कि एक अच्छे प्रशिक्षित योग टीचर के पास जाकर अपने आप को आप बताएं कि इस तरह से मेरी दिनचर्या है, ये रोग हैं और अब मैं कौन से अभ्यास करूं। तो जो अभ्यास नहीं करने के हैं वो आपको बता देंगे, क्योंकि जो अभ्यास नहीं करने के हैं कई बार वही हम अभ्यास कर रहे होते हैं और फिर बीमारी ठीक नहीं होती, बढ़ जाती है और फिर हम कहते हैं हमने तो योग किया था जी, योग करने से क्या हुआ, कुछ फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान और हो गया। हमने ब्लड प्रेशर था, हमने योग किया और नुकसान हो गया, ब्लड प्रेशर और बढ़ गया। हमने योग किया, कमर दर्द या गर्दन का दर्द और बढ़ गया, क्योंकि हमने वो गलत अभ्यास कर लिए, जो नहीं करने थे वो कर लिए, जो करने थे उस बीमारी को दूर करने के लिए वो अभ्यास नहीं किए, इसलिए रोग बढ़ जाते हैं। तो ये गलत भ्रांतियां व्यक्ति कई बार पाल लेता है कि योग करने से कुछ फायदा नहीं होता। असलियत में वो सही प्रकार से योग किया ही नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि योग किया हो, योग का एक अभ्यास किया हो, एक व्यवस्थित तरीके से श्वास भरा हो और उसका प्रभाव ना हो, उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। और अभी आपने डायबिटीज की बात की और कैसे नित्यदिन योग अभ्यास करने से हम उससे बच सकते हैं या उसका स्तर जो है वो कम कर सकते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मौजूदा समय में गोस्वामी जी हम देखते हैं कि जैसी दिनचर्या हो गई है, जैसी जीवन शैली हो गई है, उस वजह से क्रॉनिक इलनेसेस जैसे डायबिटीज है या मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, या जो ऑफिस जाते हैं उनको बड़ी एक चिंता हो जाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है। तो क्या योग अभ्यास बेहतर हो सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जो इन तरह की बीमारियों या स्थितियों से जूझ रहे हैं? तो योग तो ऐसे में बहुत ही लाभकारी हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज है यदि किसी को, और वो यदि हल्के फुल्के योग के अभ्यास, वो अभ्यास जो पेनक्रियास पे एक्टिव करे, जो इंसुलिन का निर्माण करने में मदद करे, जैसे कपालभाति क्रिया है, अग्निसार क्रिया है, खड़े होकर ऊर्ध्वस्तानासन है, कटी चक्रासन है, लेटकर कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन है, उल्टा लेटकर भुजंग आसन और बैठकर मंडूक आसन,
और अर्ध मत्स्येंद्रासन है। ये अभ्यास यदि 10-15 मिनट के लिए रोज व्यक्ति करना शुरू करे तो उसका जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे कम आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को भी हम हल्के फुल्के अभ्यासों के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, योग निद्रा, ये अभ्यास ऐसे अभ्यास हैं बहुत थोड़े से। जैसे दवाई एक छोटी सी गोली होती है लेकिन वो एक बहुत बड़ी समस्या का निदान कर देती है, ठीक ऐसे योग के अभ्यास भी बहुत छोटे से होते हैं, थोड़े से होते हैं, बस जरूरत है उनको सही तरीके से कर लेने की। एक ही अभ्यास को एक ही अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से उसको डिजाइन किया जा सकता है, उसका फॉर्मेट चेंज किया जा सकता है, हल्का फुल्का वेरिएशन वहां पर हो सकता है। तो इसलिए जब हम थेरेपेटिक योगा करते हैं, चिकित्सीय योगिक अभ्यास करते हैं, तो वो चिकित्सा जो एक्सपर्ट हैं, योग के जो चिकित्सक हैं, उनके नजर में, उनके जहन में अपनी बात को रखकर ही आप जब अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी जो जैसे डायबिटीज है या हार्ट की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर है या घुटनों का दर्द है या कमर का दर्द है या नींद न आने की शिकायत है, बिल्कुल, और ऐसे तमाम रोग हैं। बिल्कुल गोस्वामी जी, अगला सवाल भी मेरा अनिद्रा के बारे में ही था। हम देखते हैं इंसोम्निया से जूझ रहे हैं बहुत लोग, विशेषकर जो युवा पीढ़ी है। तो अगर नींद न आने की समस्या हो तो क्या योग करके हम उससे छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अनिद्रा आज बहुत बड़ा एक रोग बन गई है क्योंकि हमने अपने दिन को ठीक नहीं किया। जब दिल खराब होता है तो रात खराब हो जाती है। रात टिकी है दिल पर और दिल टिका है रात पर। तो यदि हमारी रात की नींद अच्छी नहीं है तो सबसे पहले अपने दिन को देखना होगा कि वो मन बहुत अशांत तो नहीं रहा, चिंता में तो नहीं है, भय में तो नहीं है, घबराहट में तो नहीं है, ख्यालों में तो नहीं खोया रहते। तो अपने दिन को ठीक करें और फिर रात को सोने से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, ओम का जाप करें, उसमें अ, उ, म का जाप करें। और ये अभ्यास जब आप करेंगे उसके बाद लेट जाएं बिस्तर पर और योग निद्रा करें, जिसमें पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दें और एक एक अंग के ऊपर अपने ध्यान को लाते जाएं। ऐसा करते ही हमारा ध्यान ख्यालों से हट जाएगा और ख्यालों से ध्यान हटते ही आप गहरी नींद में चले जाएंगे। और सुबह के समय जो योग के अभ्यास हैं, जो एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल भी बनाया है सरकार की ओर से, वो हर जगह अवेलेबल है। वो ही अभ्यास यदि रोज कर लें, यदि उतना भी न कर पाएं 15-20 मिनट के लिए अभ्यास कर लें तो भी उसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर आएगा, आपके मन पर आएगा, और रात को जब आप सोने जाएंगे तो अब बेहतर नींद होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे गोस्वामी जी मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ कि क्या योग करने के जो योगाभ्यास करने के विभिन्न आसन हैं, उसमें कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैं युवा हूँ और कोई एक वृद्ध वही योगाभ्यास कर रहा है, वही आसन कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर की अपनी क्षमताएं होती हैं जो शायद एक युवा कर सकता है, जो योगा आसन वो एक वृद्ध ना कर पाए। तो इसमें क्या अलग होते हैं आसन? जी बिल्कुल। उम्र के हिसाब से, चूंकि 84 लाख आसनों का वर्णन, अनगिनत आसन है। जैसे प्रकृति में भोजन बहुत सारा है, हम सारा तो नहीं खा सकते, हर उम्र का भोजन अलग अलग होता है। तो एक बहुत जो गारिष्ठ भोजन है शायद वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जवान को हो जाएगा, बच्चे के लिए अलग भोजन होगा। ठीक इसी तरह से योग के अभ्यास भी एक उम्र के साथ कठिनतम अभ्यास अब नहीं करने हैं, सरलतम अभ्यास करने हैं। एक जब बच्चा है तो उसका शरीर लचीला है तो कठिनतम अभ्यास कर सकते हैं, कमर को अच्छी तरह से मोड़ने वाले अभ्यास किए जा सकते हैं उनके द्वारा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लचीलापन शरीर का कम होने लगता है, तो अब बहुत ज्यादा जो लचीलापन बनाए रखने वाले अभ्यास है उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जोर जबरदस्ती योग में होती नहीं है। तो ऐसे ही हर उम्र के पड़ाव के लिए अलग अलग अभ्यास डिजाइन किए गए हैं। व्यक्ति यदि बेड पे भी लेटा है, बिल्कुल 80 साल का है, 90 साल का है, चलना मुश्किल हो जाता है, तो आप बेड पर लेटे लेटे कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर को ताकत, उसमें लचीलापन, उसके स्वास्थ्य, उसकी सुदृढ़ता बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बचपन में अलग अभ्यास होंगे तो जवानी के अलग, प्रौढ़ के अलग और बुढ़ापे के अभ्यास अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे चूंकि हम युवाओं से जुड़े हुए भविष्य की लगातार बात करते हैं और भारत का एक बड़ा प्रतिशत जो है वो युवा आबादी का है, लेकिन एक समस्या आती है युवा उम्र में कि हमें, जब हम शिक्षा अर्जित कर रहे होते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो एक
चिंता बनी रहती है लगातार परीक्षाओं की, उनके रिजल्ट्स की। ऐसे में जब पढ़ाई हम करें तो वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है गोस्वामी जी। ऐसे में उन छात्रों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और सही आसन करने से, सही योग करने से उनके कंसंट्रेशन में, पढ़ाई में कितनी मदद मिलेगी? हाँ, जैसे जो पढ़ाई के लिए लगातार काफी समय तक बैठना जिनको होता है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यदि कुछ प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास अपने जीवन का हिस्सा बना लें। उदाहरण के लिए वो पढ़ाई के लिए बैठे हैं और भी कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, तो वही सबसे पहले स्टडी करने से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, डीप ब्रीदिंग कर लें, भ्रामरी प्राणायाम कर लें और ओम का जाप कर लें। इतना 5-10 मिनट के लिए अभ्यास करते ही उसके बाद जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ज्यादा फोकस कर पाएंगे। और उसके बाद जब जब लगे कि मन हट रहा है पढ़ाई से, तो पढ़ाई से मन हटते ही अब ये उस समय अपने ध्यान को आंखें बंद करके अपनी सांसों पर लाना शुरू कर दें। तो जैसे ही ध्यान सांसों पर लाना शुरू करेंगे और अपनी सांसों को देखना शुरू करेंगे कि कब वो अंदर गई और कब वो बाहर आई, हमारा मन जो बिखर रहा था, इधर उधर चला गया था, वो फोकस होने लगेगा। और जैसे ही मन फोकस होगा, हम अब पढ़ाई के लिए अपने मन को तैयार कर लेंगे। तो ये अभ्यास जो प्राणायाम के अभ्यास है और ध्यान की प्रैक्टिस है, वो स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी है, जो उनके माइंड को फोकस कर देगी। और यदि वो समय निकाल पाएं, 15-20 मिनट समय निकाल पाएं, और योग के आसन जिसमें शरीर को खड़े होकर कुछ आसन कर लें, कमर के बल लेटकर आसन कर लें, पेट के बल लेटकर आसन कर लें, बैठकर आसन कर लें, मतलब हर तरीके से अपने शरीर को हिला डुला लें, तो उससे जो मस्तिष्क है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो बढ़ने लगता है। एक हल्कापन मस्तिष्क में आ जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगती है, साथ ही साथ एक क्रिएटिविटी और भीतर आ जाती है और रुचि बढ़ जाती है पढ़ाई के प्रति। जो आलस से अंदर बना रहता है वो आलस से हट जाता है, क्योंकि रजोगुण बढ़ गया है। क्योंकि जब हम रजोगुण को एक्टिव नहीं करते तो तमोगुण बढ़ जाता है, और आलस्य के कारण से हम पढ़ाई से अपने मुंह चुराने लगते हैं, नजरअंदाज हो जाते हैं। तो ऐसे में योग के आसन बैलेंस करते हैं गुणों को, और उस समय यदि थोड़ा ध्यान किया जाए स्टडी से पहले तो ज्यादा फोकस हो जाएगा मन। जी, ऐसे में गोस्वामी जी मैं समझना चाहूंगा कि क्या कोई जरूरत है कि हम सिर्फ खुले ही इलाकों में योग अभ्यास कर सकते हैं? क्योंकि आजकल फ्लैट्स का सीमित क्षेत्र ही हैं, पार्क्स हर जगह उतना अवेलेबल नहीं है। तो क्या हम घर में शांति से योग अभ्यास कर सकते हैं, और क्या उसका कोई निश्चित समय भी है? हाँ, जरूर घर में किया जा सकता है। जैसे फ्लैट में हम रहते हैं तो उसको जो खिड़कियां हैं उसकी सारी खोल दीजिए, उससे क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए। ऐसा ना हो कि सब बंद है, CO2 बढ़ गया है और आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो फायदा नहीं। फ्लैट को खोल दीजिए, बालकनी में आ जाइए, सोसाइटी की छत पर चले जाइए। यदि पार्क नहीं है तो छत तो अवेलेबल होती ही है। तो ऐसे में एक खुलापन, मतलब प्रकृति के नजदीक जितना आप जाएंगे उतना उसका फायदा ज्यादा होगा। फायदा तो घर में भी होगा, अंदर भी होगा, लेकिन ज्यादा फायदे के लिए खुलेपन में आ जाना बहुत अच्छा होता है। और ये योग के अभ्यास यदि सुबह के समय शौच आदि के बाद में खाली पेट किए जाएं, क्योंकि अब यदि कुछ खाया हुआ है तो एनर्जी जो है उस पचाने में चली जाएगी। तो आपने योग के आसनों से जो एनर्जी बढ़ाई है वो बीमारी को दूर करने में नहीं जा पाएगी, क्योंकि आपने कुछ भोजन डाला हुआ है। और वैसे भी पाचन तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है योग के अभ्यासों का, तो पेट खाली हो तो उसका अच्छा प्रभाव होगा। तो सुबह के समय खाली पेट योग का अभ्यास करें। यदि सुबह के समय ना हो तो सांझ के समय डिनर से पहले, जब लंच किए हुए 4 घंटे हो चुके हों, अभी डिनर करना ही है, मान लो 1 बजे आपने खाना खाया और शाम को 6 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो 5-6 घंटे हो गए हैं। तो अब आप अपना योग का अभ्यास कर लें तो शाम को कर लें, और शाम को समय नहीं है तो सुबह कर लें। बिल्कुल, लेकिन कर जरूर लें। बिल्कुल। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं श्रोताओं के लिए ये बहुत ही लाभदायक रहेंगी। लेकिन गोस्वामी जी, जैसा कि हम चर्चा की शुरुआत में बात कर रहे थे कि आने वाला समय जो है वो योग के लिए वाकई में स्वर्णिम काल दोबारा हो सकता है, जैसे कि आदिकाल था भारत में योग के लिए, जहां पे स्वयं मंत्रालय इस प्रयास में है कि कैसे हम योग को एक स्पोर्ट के तौर पे भी दुनिया के सामने रख पाएं, और 10 या 15 साल आने वाले एक दशक के बाद हम
ओलंपिक्स में भी योग को एक स्पोर्ट के तौर पे रिप्रेजेंट कर पाएं, कितनी बड़ी बात इसे आप समझते हैं और क्या एक नया स्केल होगा उस समय योग का पूरे विश्व के लिए? यदि स्पोर्ट्स में ओलंपिक की तरफ चला जाता है तो हमारे बच्चों, जो स्कूल में बच्चे हैं, उनके प्रति रुचि और बढ़ जाएगी, युवाओं के प्रति रुचि और बढ़ जाएगी, ये जो इंडस्ट्री है ये और बढ़ जाएगी, लोगों के प्रति रुझान और बढ़ जाएगा। तो यदि ये ऐसा हो सके तो योग के फैलाव के लिए इससे बढ़कर कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि वो केवल भारत में नहीं होगा। जब ओलंपिक में योग आ गया तो हर देश का जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो चाहेगा, जो योग प्रेमी है वो चाहेगा कि मैं कठिनतम अभ्यास करूं, मैं अपने मन को साधूं, मैं अपने प्राणों को साधूं, और उसका अभ्यास शुरू हो जाएगा। तो वहां विधिवत अभ्यास हो जाएगा। अभी जैसे कई जगह पर केवल 21 जून को योगा डे है तो योगा डे इस दिन कर लेना है, टी शर्ट पहनकर योगा मैट पर, बाकी दिन हम छोड़ देते। लेकिन कुछ ऐसा हमें और तैयारी करनी होगी जिससे योग जीवन का हिस्सा बने, रोज का हिस्सा बने, बच्चों में उसकी रुचि आए, युवाओं में उसकी रुचि आए, हर एज में उसकी रुचि पैदा हो जाए। तो ओलंपिक उसी का ही एक हिस्सा हो सकता है, और मैं तो चाहूंगा कि जल्द हो तो और ज्यादा बेहतर तरीके से इसका प्रचार और प्रसार हो पाए। और मैं आपसे अंत में ये भी जानना चाहूंगा कि अगर आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो योग के लिए नए हैं और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उन्होंने पहले कभी योगा अभ्यास उस तरीके से किया नहीं हो, क्या सलाह आप उन नए लोगों को देंगे? सलाह यही है कि एक बार योग का अभ्यास करके देखिए, इसका मजा जो आपको आएगा फिर आप जीवन भर कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये तब तक है जब तक आपने इसका रस चखा नहीं है। एक बार जब आप अभ्यास करेंगे सुबह को तो पूरा दिन ऊर्जा से रहेगा, तरोताजगी से भरा रहेगा। तो जब आप प्राणायाम करेंगे तो पूरे दिन सांसों की क्रियाएं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होंगी। जब आप ध्यान करेंगे तो आपका मन बहुत ही पॉजिटिवली कार्य करना शुरू कर देगा। जिन्होंने योग के रस को अभी अनुभव नहीं किया, एक बार अनुभव जरूर कीजिए, पूरी तरह से तन मन एक रस होकर योग का अभ्यास कीजिए, फिर आप पाएंगे वाह क्या चीज है जो मेरे साथ ही है, मेरे ही भीतर है। रोग को दूर करने की शक्ति मेरे ही भीतर है, मन को शांत कर देने की शक्ति मेरे ही भीतर है, शरीर में लचीलापन और सुदृढ़ता और मजबूती लाने की शक्ति मेरे ही भीतर है। बस थोड़ा सा हिला डुला लेना है अपने आप को एक व्यवस्थित तरीके से, सांसों की क्रियाओं को एक व्यवस्थित तरीका देना है और मन को साध लेना है। तो मैं तो चाहूंगा कि हमारा हर भारतीय, हर नागरिक योग का अभ्यास करे। ऐसा करके हम एक समृद्ध परिवार बनाएंगे, समृद्ध समाज बनाएंगे, समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे और एक समृद्ध विश्व बनाएंगे। और चलते चलते गोस्वामी जी, ऐसे ही नए लोगों को जिनके लिए आपकी ये सलाह थी, उनको आप अगर कुछ सरल आसन बता पाएं जिनका वो अगली सुबह से ही अभ्यास कर सकें। कपालभाति का अभ्यास करें, सुबह खाली पेट बैठ जाएं और सांसों को बार बार बाहर फेंके, पेट जाएगा अंदर की तरफ। ऐसे 3 राउंड कपालभाति का अभ्यास करें। पेट की पंपिंग करें, ये खाली पेट अभ्यास सुबह करने होंगे। इसमें श्वास पूरा बाहर निकाल दें और पेट को अंदर और बाहर अच्छी तरह से हिलाएं। खड़े होकर ताड़ासन करें, ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन करें, खड़े होकर साइड बेंडिंग, कटी चक्रासन खड़े होकर करें, फिर लेटकर कटी चक्रासन करें, पवन मुक्त आसन, सेतु बंधासन, ये हल्के फुल्के अभ्यास हैं। मरकट आसन, उल्टा लेटकर भुजंग आसन, धनुरासन, बैठकर वज्रासन, मंडूक आसन, उष्ट्रासन, और उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और थोड़ा सा ध्यान। ये मुश्किल से 20 मिनट का अभ्यास क्रम है। यदि ये अभ्यास हम अपने जीवन का हिस्सा बना पाएं तो आप पाएंगे ये 20 मिनट, ये आधा घंटा बाकी के 3.5 घंटे के ऊपर हावी हो जाएगा। आप पूरे 3.5 घंटे स्वस्थ बने रहेंगे। बिल्कुल, आपने आज हमसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यकीन करते हैं आपके द्वारा बतलाई गई जानकारियां हमारे श्रोताओं के लिए बहुत लाभदायक होंगी और वो जल्द ही योग अभ्यास नित्य दिन करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 योग विश्व को भारत की सौगात। इसमें भाग ले रहे थे योगाचार्य डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। चर्चा का संचालन कर रहे थे ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।